क्या हाल चाल है भाई। हाँ भाई, तुम्हारा शेड्यूल बना लिया लगभग मैंने। आज उसको अपलोड करता हूँ। आज एमडी सर की क्लास थी, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सर ने बोला था कि सर आप ले लो, सैटरडे वाली मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। यस। शेड्यूल लगभग बन गया। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता था कि सिर्फ टेस्ट देना आपको कि बीच में रिवीजन, लेक्चर, वर्कशीट प्रॉपर डे वाइज चाहिए? क्योंकि मैंने जो बनाया है वो डे वाइज नहीं है। आप कहो तो मैं डे वाइज बना देता हूँ। मतलब वीक में मैंने जो प्लान किया है वो 2 दिन टेस्ट प्लान किया है। एक तो ट्यूसडे और एक सैटरडे। मतलब 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाओगे आप लोग बॉटनी के। ये कह रहा है सर नोटबुक नहीं लाए। पिटाई कर दो तेरी मैं। नोटबुक नहीं लाए, घर पढ़ रहा है, फर्जी बात कर रहा है। हाँ, 2 ही दिन टेस्ट रखेंगे। उससे 15 दिसंबर तक आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक वीक में 2 टेस्ट नहीं रुतबा बेटा, एक वीक में 2 टेस्ट कम से कम। हाँ। उससे क्या होगा, 9 चैप्टर है आपके, एक मंथ में आपका रिवाइज हो जाएगा। मर्ज नहीं करूंगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में अलग बनाऊंगा, फिर सर को कब दूंगा, वर्कशीट सारे की दूंगा। ठीक है। यस। लगभग 15 दिसंबर तक पूरा रिवाइज हो जाएगा। मार्क्स मोटिवेशन से इंक्रीज हो रहे होते तो बेटा मैं मोटिवेशनल चैनल खोल देता। दिक्कत कहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर मोटिवेशन से रील देखने से मार्क्स इंप्रूव हो रहे होते तो आप सारे सिलेक्ट हो जाते। वो जो बच्चे हैं ना 5-5 साल से बैठे हुए हैं वो सब सिलेक्ट हो जाते। कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी आया, मैंने ग्रुप पे भी डाला था। उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं ना, बेसिकली क्या हुआ है, उस बच्चे का मैसेज ये था कि सर मैं, मेरे को कॉलेज मिल गया है, मेरे एरिया में मिला है, पर मैं क्योंकि लगातार अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड में मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से दूं, ऐसा कुछ मतलब वो लिखना चाह रहा था। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा यार एक बार देने से क्या हो जाएगा। कह रहा सर मैं खुद मतलब साबित करना है। मैं साबित किसको करना है यार तुम्हें। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, प्लीज किसी को साबित करने के लिए मत पढ़ो। आप जब तक अपने लिए नहीं पढ़ोगे, अपनी ज्यादा ज्यादा फैमिली के लिए पढ़ सकते हो, किसी और के लिए मत पढ़ो। ये फर्जी टाइप की मोटिवेशन होती है कि यार कोई ब्रेकअप हो गया मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। बेटा अगर ब्रेकअप हो गया, वो 4 दिन का तेरे साथ इंटरेक्शन था, जो भी था, 10 दिन का होगा, 2 साल का होगा। अर्जित में तेरे माँ बाप थे जिन्होंने तुझे बड़ा किया हुआ है, उनका 18 साल का इंटरेक्शन है, तो उनके लिए तो पढ़ नहीं सकता। और उसके लिए पढ़ने जा रहा है जो मतलब 1 साल का। तो फिर इस तरह की मोटिवेशन बेटा देखने और सुनने में बढ़िया लगती है, रियलिटी में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या है ना, एड्रेनलीन है आपके, हॉर्मोन्स हैं जो उस तरीके की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी तो फर्जी है सारी चीज। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? यस। हाँ, एक वीक में 2 टेस्ट। यस। यस, एक वीक में 2 टेस्ट। हाँ, 2 देने पड़ेंगे, एक से होगा नहीं बेटा आपसे। हाँ। ठीक है। एक से कैसे करवाओगे? हाँ, चलें आगे भाई। शेड्यूल आज मिल जाएगा बच्चे, मैंने लगभग बना लिया है, बस मैं ये कंफर्म कर रहा था। समरी लेक्चर दे देना, ठीक है। आज एमडी सर की क्लास नहीं है, एमडी सर की जगह मैं ले रहा हूं, क्योंकि सर ने रिक्वेस्ट करी थी, बोला था कि सर मैं कहीं अनअवेलेबल हूं आज, तो आप ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मेरी जगह सैटरडे वाली क्लास ले लेंगे, तो कोई ऐसा आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। हाँ, चलें। रिवीजन प्लान आ जाएगा बच्चे। यस, बिल्कुल। इन्फिनिटी वालों को मैंने बोल दिया उनको। अच्छा, 12th स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस क्या है, 12th नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आप ये शेड्यूल छोड़ दो, 12th नहीं छूटनी चाहिए। मैं गलत मोटिवेट नहीं करूंगा आपको कि नहीं सब रिवीजन करो। रिवीजन तभी करना है जब आप 12th कर पा रहे हो। ऐसी कोई रिवीजन का फायदा नहीं है कि आपकी 12th छूटती जा रही है, उसका बैकलॉग कर दो और आपकी 11th रिवाइज कर रहे हो। यस। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। नहीं, उनका दोबारा होगा बेटा, जो 2 चैप्टर का टेस्ट हो चुका है उनका दोबारा होगा। प्रॉपर शेड्यूल आपको दिया जाएगा ताकि आप उन्हें कर सके।
यस, डेली टॉपिक का टारगेट अगर आपको दें, आप कैसे करोगे मेरे को ये बस जानना है आपसे। जैसे वीकली में क्या होगा, आपको 2 दिन देने रहेंगे, आपको ये पता रहेगा कि मुझे ये 2 दिन में एक दिन वर्कशीट करनी है, लेक्चर वर्कशीट शॉर्ट नोट्स करने, अगले दिन टेस्ट देना है। तो मान लो ट्यूसडे है तो मंडे ट्यूसडे आपने रख लिया और फ्राइडे सैटरडे रख लिया। बाकी दिन आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो रिवीजन का, अपना कर रहे हो जो भी कर रहे हो। तो उस तरीके से करोगे ज्यादा बेटर है। मान लो मैं डेली कहूं कि आज 5 क्वेश्चन कर लेना, उससे क्या फायदा होगा तुझे, ये बता। हाँ, हाँ, एमडी सर भी देते हैं बेटा। एमडी सर ऐसा थोड़ी कि डेली लिख के भेजते होंगे ये 5 क्वेश्चन कर लेना। एक प्लान दे दिया ना उन्होंने। ठीक है, टेलीग्राम पर ही आएगा। अच्छा, वॉइस नोट में भेजते हैं तो ठीक है, मैं भी भेज दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपके लिए। कर देंगे बेटा, डेली कर देंगे। ठीक है, यस, ठीक है। एक प्लान आपको देते हैं प्रॉपर तरीके से, दोनों तरह की बातें इंक्लूड करते हैं, डेली भी और ये भी। लास्ट हमने ये पढ़ा था, चले स्टार्ट करें। लास्ट ये पढ़ा था हमने, टेपिटम का रोल पढ़ा था। तो टेपिटम के रोल में मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे टेपिटम के। टेपिटम क्या होती है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, नरिशमेंट देता है। कुछ बुक्स में इसके रीजन लिखे हुए हैं कि टेपिटम बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक सेल है, ये टेपिटम का सेल है। तो इसमें ये 2 न्यूक्लियस कैसे आ जाते हैं, है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसके सेल के बीच में ये दीवार थी, ये नहीं रही, इसे कहते हैं लेटरल वॉल नहीं रही। और भी कई तरीके हो सकते हैं। उसके कुछ तरीकों में एक है एंडोमाइटोसिस, एक ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियस एक साथ रह गया हो, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहा है। तो रीजन आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे, लेकिन कुछ बुक्स में 3-4 रीजन लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ एंडोमाइटोसिस, एक लिखा हुआ लेटरल वॉल का टूट जाना, तीसरा लिखा हुआ है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। तो कुछ लोग नोट्स में लिखवाते हैं, मैंने भी बहुत पहले लिखवाई ये चीजें। मान लो मैं 12th का बैच पढ़ा रहा हूँ तो मैं जरूर लिखवाऊंगा। मेरे हिसाब से आपके लिए जरूरत नहीं है कि टेपिटम बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो गया। अब पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। न्यूमेरिकल आते कहां है भाई तेरे पास? यस बेटा, 11th के चैप्टर डीप है, नहीं होते तो कैसे होगा फिर तेरा सिलेक्शन, है ना। अगर हम 15 दिसंबर तक नहीं करेंगे 11th रिवाइज, तो फिर 12th कब रिवाइज करेंगे, है ना। तुम इतने महान तो हो नहीं कि 12th साथ के साथ रिवाइज करोगे। स्टार्ट करें। मैंने आपको लास्ट क्या पढ़ाया था, याद करिए। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यहां पर मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स के बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। कोई बच्चा बताएगा कि प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से क्या फायदा होता है सेल्स में। एक्चुअल में सेल्स क्या है, साथ में डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे प्लांट में न्यूरॉन्स नहीं होते, तो सेल्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कॉमन डिसीजन कुछ लेना है वो ले पाएंगे। फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन तोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर, इसका नाम कैलोज है। ये सेल वॉल के जस्ट अंदर होती है, उधर बनेगी। उसके बाद क्या होता है, जब ये सेल अलग अलग हो जाते हैं तो इनमें मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बनता है हर एक सेल से। तो ये माइक्रोस्पोर एक साथ ना रह जाए, इसके लिए कैलोज को डाइजेस्ट करना जरूरी है। कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसका नाम कैलेज है। जैसे सेलुलोज को सेलुलेज, ऐसे कैलोज को कैलेज। कैलेज एंजाइम टेपिटम बनाती है। उसके अलावा पॉलन ग्रेन के लिए एक्साइन टेपिटम बनाती है, जो एक केमिकल का बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और वो केमिकल किसकी फॉर्म में निकलता है, ग्रेन्यूल की फॉर्म में। उसका नाम यूबिश ग्रेन्यूल था। मतलब क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन है, इसकी बाहर की लेयर बनानी है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। अब यहां से हम अंदर जा रहे हैं और हमने बोला है कि ये कैलोज की जो लेयर है इसको डाइजेस्ट कर दिया है। उसके बाद और क्या करता है टेपिटम, टेपिटम नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को। इसके अलावा क्या करता है, मान लो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। इंसेक्ट से कौन से पॉलिनेट होंगे, जिनमें कलरफुल फ्लावर होगा। तो इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले कलरफुल फ्लावर वाले जो भी हैं हमारे पास,
कलरफुल फ्लावर वाले इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले, जिनमें भी हमारे पास कलरफुल फ्लावर है, आप समझो, जिनमें भी हमारे पास कलरफुल फ्लावर है, उनमें आप समझना इस बात को, उनमें हमारे पास क्या होगा, आप समझे, क्या होगा, कलरफुल फ्लावर है ना, कलरफुल फ्लावर है जिनमें हमारे पास इस तरीके का है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा वहां पर पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगी। अब इंसेक्ट के पैर में, हाथ में, विंग्स पे चिपकना चाहिए, तो चिपकने के लिए जो स्टिकी मटेरियल, चिपकने वाला मटेरियल, वो कौन रिलीज करता है, टेपेटम रिलीज करता है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया है, यंग और मैच्योर एंथर में डिफरेंस पढ़ लिया है। यंग एंथर क्या होता है बेटा, यंग एंथर में हमारे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो, यंग एंथर में 4 लेयर्स होती हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, यंग एंथर में 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। इनमें 2 लेयर ही होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, लिख लो इसको, और दूसरी हमारे पास होती है एंडोथीशियम। यस और नो, दूसरी हमारे पास एंडोथीशियम होती है। मिडल लेयर और टेपिटम टूट जाती है। उसके अलावा यहां पर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और यहां पर होते हैं मेरे पास पॉलन ग्रेन। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे पास यहां पर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहां पर मेरे पास होता है ये पॉलन सैक। ये डिफरेंस है यंग और मैच्योर एंथर में। क्या यहां तक ठीक है? तो अब हम यहां से आगे चल सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां से आगे चल सकते हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाउ पॉलन डेवलप पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यस। चलें बेटा। विदादू ने A1 भी हटा दिए, क्या क्या चीज है बेटा A1? साहिल, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक मैं लिख देता हूं, आज का टॉपिक मैं लिख देता हूं। टुडेज गोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पिस्टिल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज के टॉपिक में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और किसके बारे में पढ़ेंगे? पिस्टिल के बारे में। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर आप रेडी हैं तो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। चालू करें बेटा? तो सबसे पहला जो टॉपिक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसको जरा देखा जाए, उस पर चला जाए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है, हाउ पॉलन ग्रेन डेवलप। तो उसके हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये कहां होती है, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होती है? आपने एंथर पढ़ा है, इस तरीके से एंथर पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंथर के अंदर ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहां पर खास तरह के सेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया है पॉलन मदर सेल। यस और नो? क्या नाम दिया? पॉलन मदर सेल। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि इनसाइड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू है। डिप्लॉइड क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है जो डिप्लॉइड है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? हमारे पास डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब सुने ध्यान से, हम यहां पर लिख रहे हैं ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन मदर सेल। ये क्या है बेटा? ये पॉलन मदर सेल है। क्या है ये? पॉलन मदर सेल है। मतलब हर एक सेल की मियोसिस हो सकती है। क्या हो सकती है? मियोसिस हो सकती है। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रो का मतलब छोटा, स्पोरो का मतलब स्पोर बनना, जेनेसिस बनना। कहां हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रही है। कैसे हो रही है? कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोल सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है?
उसको पॉलन मदर सेल कह सकते हैं, जिसको हम लिख रहे हैं पीएमसी। शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको पीएमसी लिखेंगे, पॉलन मदर सेल। यस और नो? तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, ये सेल है मेरे पास, ये सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या लिख रहे हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या लिखा हमने, स्पोरोजीनस टिश्यू। यस और नो? अब हर सेल, ईच सेल, हर एक सेल, ईच सेल क्या है, हर एक सेल जो है वो डिप्लॉयड है, यहां से डिप्लॉयड है, हर सेल डिप्लॉयड है। इस पॉलन मदर सेल और एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? पीएमसी क्या है, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। क्या नाम है इसका, माइक्रोस्पोर। ध्यान देंगे, क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मैं रिपीट करूंगा, फिर से सुनेंगे। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोरोजिनस टिश्यू और पॉलन मदर सेल? कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इसके अंदर ये है तो स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं, उसका हर एक सेल पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है, उसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। तो जो पीएमसी है उसकी हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस होकर मेरे पास ये 4 सेल बन गए, चारों हैप्लॉइड है, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। हैप्लॉइड सेल जिनको आप कहोगे 4 माइक्रोस्पोर, या इसको एक और नाम दे सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों, कि 4 एक साथ हैं ये। अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनकी शेप हो सकती है टेट्राहेड्रल हो। तो आपको ये समझना है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुने, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइक्रो। अगर आप सारी चीज छोड़ दो, आपके घर के बाहर जो ट्री है, प्लांट है, वो क्या है, स्पोरोफाइट है। उनमें कहीं ना कहीं स्पोर बनना चाहिए। क्या स्पोर एक तरह के बनते हैं? नहीं सर, स्पोर 2 तरह के बनते हैं। एक छोटा स्पोर बनता है, एक बड़ा स्पोर बनता है। छोटा स्पोर को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। बड़े स्पोर को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। अब छोटा स्पोर कैसे बनेगा, मियोसिस से। अब ये मियोसिस कहां होगी, एंथर के अंदर यहां होगी, एंथर के अंदर यहां होगी। आपको समझ में आ रहा है, ये मियोसिस कहां होगी, एंथर के अंदर यहां होगी। एंथर के अंदर कौन सी जगह है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। एंथर के अंदर कौन सी जगह है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है ना। माइक उसके अंदर क्या है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। ना व्हाट आर स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या प्लॉइडी है, क्या जीन्स है उसकी। जो जीन लीफ की है वही स्पोरोजिनस टिश्यू है, डिप्लॉइड सेल्स है। अब हर एक सेल की मियोसिस हो सकती है। मान लेते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में 2000 सेल हैं, तो 2000 के 2000 सेल की मियोसिस हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम मेल गैमेट बनाते हैं तो ज्यादा संख्या में बनाते हैं, तो हर एक सेल पोटेंशियल क्या है, पॉलन मदर सेल है। उसका एक और नाम है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2n है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू ही पॉलन मदर सेल है। तो उसकी मियोसिस होगी, मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जिसे 4 माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब हमारे पास माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते हैं। सेकंड स्टेप होगा कि माइक्रोस्पोर जो है, ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या करेगा, पॉलन बनाएगा। क्या करेगा, गिव पॉलन। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलन एंड माइक्रोस्पोर, ध्यान से देखें। ये एक सेल है माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड है, मियोसिस के बाद बना है, एन है। तो पॉलन ग्रेन भी क्या है, एन है। ये मान लेते हैं पॉलन है, तो पॉलन ग्रेन भी एन है, हैप्लॉइड है। और इसमें कितने सेल हैं, एक। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड है। हां सर, पॉलन ग्रेन भी क्या है, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर में कितने सेल हैं सर, सिंगल सेल है, एक सेल है। यस, इसमें कई सेल हैं, मैनी सेल हैं, कई बार 2 से 3 सेल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर की क्या होगी, अंडरगो माइटोसिस, इसकी माइटोसिस होगी। यस और नो। और पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटो। ये मेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट है। तो इसका मतलब माइक्रोस्पोर गैमेट नहीं है, माइक्रोस्पोर वो सेल है जिसकी माइटोसिस होगी। यहां तक समझ में आया।
बेटा पोटेंशियल समझ नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं, बता तेरे साथ। अब तू कैसे डॉक्टर बनेगा, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है बता जल्दी से। पोटेंशियल मतलब उसमें ऐसी एबिलिटी है पॉलन ग्रेन बनाने की। क्या रिपीट कर दूं अनु, अनूर बच्चे 3 बार 4 10 बार एक ही चीज रिपीट कर रहे जा रहा हूं मैं, उसी स्लाइड पे बोले जा रहा हूं 5 मिनट से। आप लोग कैसे पढ़ोगे यार। कर देता हूं कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं कोशिश तो करो। मैं आपको पहले विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे घर के बाहर जो प्लांट है उन्हें स्पोरोफाइट कहते हैं। उनके अंदर स्पोर कहां बनेंगे, फ्लावर में। फ्लावर में कहां बनेंगे, एंथर में। तो हर एक एंथर में 4 गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। उनके अंदर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू यहां पर है, इसकी क्या होने वाली है सर, इसकी मियोसिस होगी। ठीक है सर, अब हर एक सेल की मियोसिस होगी तो इसका मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल पोटेंशियल एबिलिटी है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के ही सेल को पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। मदर सेल का मतलब डिप्लॉइड है। मियोसिस होके 4 सेल बनेंगे, चारों हैप्लॉइड है। उन्हें हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आपको यह समझना है कि पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। अभी पॉलन नहीं बना, अभी माइक्रोस्पोर बने मियोसिस से। हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन बना सकता है। माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड है, पॉलन भी हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर में एक सेल होता है, पॉलन ग्रेन में 3 सेल है। माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके ये बनता है। कैसे बनता है, इसकी माइटोसिस से बनता है भाई ये। तो इसमें कई सेल्स हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइक्रोस्पोर पॉलन नहीं है। अच्छा, पॉलन ग्रेन क्या मेल गैमेट होता है, नहीं, गैमेटोफाइट है, इसके अंदर गैमेट है। यहां तक समझ में आ गया बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल पॉलन मदर सेल होता है। मेरी बात समझ ध्यान से। मान ले मैं तेरे से कहता हूं कि 12th में बैठने वाले बच्चे जो हैं वो 200 हैं। हर एक बच्चा नीट का एग्जाम देने जाएगा, तो हर एक बच्चा नीट एस्पिरेंट होगा। मैं अब ये थोड़ी कहूंगा कि 12th इज इक्वल टू नीट एस्पिरेंट, नहीं। 12th का हर एक, मान लो 12th में से सिर्फ 2 बच्चा देने जाता तो फिर बात दूसरी होती। ये यही कह रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल की मियोसिस हो सकती है, होगी नहीं होगी एक अलग बात है, होती है नॉर्मली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन और पॉलन ग्रेन एक ही बात होती है बेटा। पॉलन और पॉलन ग्रेन एक ही बात है, ये एक ही बात होती है। फर्क क्या है समझो ध्यान से। माइक्रोस्पोर क्या है, एक सिंगल सेल है। पॉलन ग्रेन में 3 सेल हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और इससे ये बनता है। तो कैसे बनाओगे, मान लो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो कैसे बनाओगे, माइटोसिस से बनाओगे ना। अब कुछ समझ आ रहा है, अब बोलो भाई। ये फर्स्ट स्लाइड है, हाँ पहली स्लाइड है। बेटा फोटोसिंथेसिस के टेस्ट में तेरे 30 ठीक हुए। 30 ठीक होने का मतलब तुझे कॉन्सेप्ट 70-80% आता है। अब दोबारा टेस्ट होगा तो उसको और अच्छे से दियो। यहां तक समझ में आ रही है। अब तू बहुत सारी चीजें सोचेगा तो छोड़ दे। जो तेरे को 2 दिन बता दिए उस दो दिन करके पढ़ाई करियो, बस हो जाएगा। रिवाइज करना है जैसे समझाया, प्लानर दे दूंगा आप उसको, है ना। हाँ, आज क्लास क्यों हो रही है मैं रिपीट कर देता हूं। आज क्या है, एमडी सर ने बोला कि सर आप ले लीजिए, सैटरडे वाली वो मेरी क्लास ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। चले, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये एंथर समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। एंथर किस जनरेशन का, किस पीढ़ी का पार्ट है, स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, जो डिप्लॉयड होती है। एंथर में कहीं मियोसिस होनी चाहिए, तो कहां होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो क्या मिडल लेयर में, टेपेटम में यहां होगी, नहीं होगी, ये सब स्पोरोफाइट है। मियोसिस क्या स्पोरोजिनस टिश्यू में, हाँ हर एक सेल क्या है, मियोसिस कर सकता है, इसलिए हर एक सेल को पॉलन मदर सेल कहेंगे। तो क्या स्पोरोजिनस टिश्यू भी स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें मियोसिस हुई नहीं है अभी।
अच्छा, होने के बाद जो चीज बन जाती है, जो हैप्लॉइड चीजें बनती हैं, वो हमेशा गेमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट होता है। तो जो माइक्रोस्पोर बना वो एक सिंगल सेल है। कितने सेल बने थे एक मियोसिस से? 4। मान लेते हैं आपके पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, ओहो रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाना बेटा। एक सेकेंड रुक जाना बस। चल में क्या है यार, वो एक सॉफ्ट, हाँ अब ठीक है मामला। हाँ चलिए भाई, मैं अभी तक लैपटॉप से कनेक्ट करके चला रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चल, मैं इसमें एक सॉफ्टवेयर, एक पीछे स्ट्रक्चर लगता है जो इसका वो होता है, सीपीयू होता है, वो ऑर्डर किया हुआ आया नहीं अभी तक। जब वो आ जाएगा तो ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ चले बेटा। हाँ तो क्या करें यार, अच्छा हम लोग इंडियन भी ऐसे हैं, जब जुगाड़ से चलने लगता है तो लगता है यही ठीक है ना? यस। अरे घर पे स्टडी टेबल की जगह कुछ रख लिया, मतलब दो ऐसा डब्बा लगा के उसके ऊपर ऐसा वो बिछा दिया है, क्या नाम है, फट्टा, और वो स्टडी टेबल बन गई है। तो जुगाड़ पे चल रहा है तो चलने दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे हमारे साथ भी होता है। नहीं, हाँ नोट कर लो एक बार। बोर्ड कितने का आता है? ये मेरा लगा हुआ है 2020 का। अब तो सस्ता हो गया, पहले महंगा आता था ये, तभी का मेरे पास है। हाँ 8 लाख का नहीं आता बेटा बोर्ड, जो आता है ये 1.5 लाख के आसपास का आता है बोर्ड। और इसके साथ कंप्यूटर वगैरह ये 3-3.5 लाख में स्टूडियो बन जाता है ये, 3.5 मैक्सिमम मान लो, कैमरा वैमरा लग के। हाँ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब मैं मतलब 10th में था शायद, एक चरपाई थी ऐसा, तो क्या करते थे, उसका वो खींचते ना, धागा खींच के उसको टाइट करते हैं, तो फिर वो ढीली हो जाती है, फिर खींच के टाइट करना पड़ता है कुछ दिन बाद। और जब वो ढीली हो जाती है तो सोने में वो एकदम ऐसे गड्ढा बन जाता है। हुआ किसी के साथ? नहीं है? यस हुआ है। नहीं हुआ है? मेरे साथ हुआ है भाई, खटिया थी एक, तो हम उसी पे सोते थे, अपने खटिया ठीक लगता था, तो क्या करते थे, वो खींच के अपना, ठीक है, और गद्दा बिछा लिया उस पे, वो जब उस पे सोए कुछ दिन बाद वो फिर ढीली हो जाए, फिर खींच के टाइट करे उसको, ऐसे करके टाइट करके बांधे उसको। अब वो सब कहाँ मिलता है, लेकिन ठीक है, वो भी टाइम था। हाँ एक खटिया थी, एक बड़ी सी टेबल थी, इधर बिस्तरा रख देते थे, इतना टाइम जगह बचता था। ठीक है, उसमें ड्रॉर तो खराब ही था। हाँ ठीक है चलिए पढ़ते हैं। गांव में अभी भी है, हाँ है, पर गांव में थोड़ी सी हार्ड होती है और बहुत, मतलब वो होती है, उसमें कई बार ऐसा होता है खींचते वक्त कुछ लोगों की उंगली फंस जाती है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। हाँ हमारे गांव में है, अभी भी हम लोग रखते हैं। और वो आग जलाते थे रात में, कैरोसिन तो अब नहीं मिलता है, कैरोसिन की एक डिबरी होती थी, है ना? यस। चले, चलते। चल कोई नहीं बेटा, देख क्या है ना, हम मान ले बदल भी जाएंगे तो रहेंगे वैसे ही इंसान हम लोग, नॉर्मल, है ना? हाँ चलें चालू करें, आ जाओ। अब जरा पॉलन गेन बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? हम लोग क्या करने वाले हैं, माइक्रोस्पोर से पॉलन गेन बनाने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, माइक्रोस्पोर से पॉलन गेन बनाने वाले हैं। कोई दिक्कत है किसी को?
यदि किसी को दिक्कत है तो ध्यान से सुनेंगे, बस सुनते रहो, आपको समझ में आता जाएगा। हम माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनाने वाले। हमने क्या किया है, ये इस तरीके से एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था, ठीक है, ये पियांथर है, ये क्या है हमारे पास एंथर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एंथर में हमारे पास क्या हुआ है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर मेरे पास था पॉलन मदर सेल, इसके अंदर मेरे पास था पॉलन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड था। अब इसमें मेरे पास मियोसिस हो गई है, इसमें मेरे पास क्या हो गई, मियोसिस हो गई है। मियोसिस से मेरे पास ये बन गए हैं 4 माइक्रोस्पोर। ये क्या बन गए हैं, 4 माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है, जल्दी बताओ बेटा। जो मेरे पास हैप्लॉइड है, मेरे पास क्या है, वो हैप्लॉइड है। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, आप समझेंगे ध्यान से, ये जो 4 माइक्रोस्पोर हमारे पास बन गए हैं, ये मेरे पास हैप्लॉइड है। इनका एक और नाम होता है स्पोर टेट्राड। क्या नाम होता है, स्पोर टेट्राड नाम होता है। क्या नाम होता है, स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड मतलब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब हम क्या करेंगे, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हमने ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर ले लिया। ये माइक्रोस्पोर है, आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्पोर से पॉलन कैसे बनेगा, पूरा प्रोसेस समझते हैं। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, छोटे छोटे वैक्यूल बनने चालू हो जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे हमारे पास ऐसे वैक्यूल बनने चालू हो जाते हैं, ऐसे वैक्यूल बन रहे हैं ये, है ना। और उसके बाद मेरे पास एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, ऐसे ऐसा एक बड़ा वैक्यूल बन गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस यहां शिफ्ट हो जाता है, न्यूक्लियस साइड में आ गया। अब हम इसकी माइटोसिस करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सेल हैप्लॉइड है, यस ये भी हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट कर गया, है ना। न्यूक्लियस क्या हो गया, ये वैक्यूल है बच्चे, ये क्या है, वैक्यूल है। और एक बड़ा वैक्यूल बन गया, ये वैक्यूल थे छोटे, उनसे एक बड़ा वैक्यूल बन गया, ये भी वैक्यूल ही है, ऐसा नहीं है। वैक्यूल आपको पता है ना। अच्छा, अब क्या हो गया, न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट कर गया, ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, मेरी बात सुनेंगे, अब हमारे पास माइटोसिस होगी। पर माइटोसिस होते वक्त जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो ऐसे बीच में ना बन के साइड में बनेंगे। साइड में क्यों बनेंगे स्पिंडल फाइबर, ऐसे स्पिंडल फाइबर ऐसे साइड में बनेंगे, बीच में नहीं बनेंगे। क्लियर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल। इस स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल। इसकी वजह से जो सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा कैसे, अनइक्वल। कैसे डिवाइड होगा, अनइक्वल डिवाइड होगा। तो जो मेरे पास माइटोसिस से सेल बने वो छोटा और बड़े साइज के बनेंगे, ऐसे एक छोटा सेल बनेगा ऐसे, और एक बड़ा सेल बनेगा। मतलब 2 सेल बनेंगे, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। इधर देखो बेटा, एक छोटा सेल यहां, एक न्यूक्लियस इसके पास और एक इसके पास। इस वैक्यूल है, हाँ है 100% अभी। इस बड़े सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। बड़े सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। कौन बच्चा बताएगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या जेनेटिकली सेम होंगे, यस और नो, ये बता दो बस, यस ये और नो ये बता दो। तो हमने क्या किया है, ये माइक्रोस्पोर ले लिया, यहां से उठा लिया। हर माइक्रोस्पोर में क्या होगा, पहले वैक्यूल आएगा, फिर माइटोसिस होगी और स्पिंडल फाइबर एसिमेट्रिक बनेंगे। तो जो सेल डिवाइड होगा अनइक्वल, क्योंकि माइटोसिस हुई है। मेरे पास जो 2 सेल स्टेज बनी है, जिसमें 2 सेल बने हैं, वो 2 सेल में एक वेजिटेटिव सेल है जो बड़ा है और एक जनरेटिव सेल जो छोटा है। यहां तक समझ में आ रहा है। क्या ये जेनेटिकली सेम होंगे, 100% माइटोसिस से बने। तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है, इनमें क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन हुई है, यस। साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है, साइटोकाइनेसिस ऐसे हुई है जिसने साइटोप्लाज्म को अनइक्वल डिवाइड किया है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो यहां पर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि मेरे पास माइक्रोस्पोर की डिवीजन अनइक्वल होती है। रीजन में लिख सकते एसिमेट्रिक स्पिंडल डिवाइड साइटोप्लाज्म अनइक्वली, ऐसा बन सकता है।
यस और नो? यस। अभी ये 2 सेल स्टेज है। अब क्या होगा बेटा, मेरी बात सुनेंगे? अब क्या होगा? अब क्या होगा, ये जो बड़ा सेल है इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा इररेगुलर शेप का हो जाता है। ये कौन सा सेल है बेटा? ये कौन सा सेल है? ये वेजिटेटिव सेल है। ये कौन सा सेल है? वेजिटेटिव सेल है। यस। और ये हमारे पास जो छोटा वाला सेल है वो ऐसा लगता है कि वो फ्लोट करता है इसके साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है? जनरेटिव सेल कहते हैं जिसे। अब ये जनरेटिव सेल है। क्लियर है? अब क्या होगा बेटा, ये डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो हम ये लिखेंगे कि जनरेटिव सेल अब डिवाइड करेगा। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और हमारे पास उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। हम कहते हैं कई बार उसे 2 सेल, एक्चुअल में वो 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो जनरेटिव सेल में मेरे पास क्या बन गए? ये 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 2 न्यूक्लियस को मैं नाम दे दूंगा, जनरेटिव सेल का नाम बदल के हो गया अब 2 मेल गैमेट आ गए। क्या आ गए? 2 मेल गैमेट आ गए। यस और नो? और ये कौन सा सेल है सर? ये वेजिटेटिव सेल है। यस, वेजिटेटिव सेल है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस लेयर को हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब डेवलपमेंट पूरी करेंगे थोड़ी सी, तो मुझे क्या दिखेगा? ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर। इसके बाहर एक लेयर और आएगी ऐसे। यस, ऐसे एक लेयर और आएगी। और इसके अलावा एक लेयर और डेवलप होगी कुछ इस तरीके की, ऐसी, जो कहीं कहीं शायद एब्सेंट हो। इस तरीके की एक लेयर आएगी ऐसी, जिसपे डिजाइन होगा थोड़ा सा। यस, जिसपे थोड़ा सा डिजाइन होगा। इस लेयर का नाम, इस लेयर का नाम होगा एक्साइन। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मिस क्या करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे अंदर मेरे पास ये वाली लेयर को मैं क्या लिख रहा हूं? एक्साइन। इस वाली लेयर को ब्लू कलर वाली इंटाइन। और उसके अंदर की जो लेयर है उसको क्या लिखूंगा? उसको लिखूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। तो क्या साइटोप्लाज्म को इंटाइन सराउंड करती है? नहीं। उसके बाद ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल विद 2 न्यूक्लियस यहां फ्लोट करता है। तो ये मेरे पास कौन सा सेल हो गया? दिस इज जनरेटिव सेल, जिसमें 2 मेल गैमेट है। ठीक है। और ये वाला सेल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? अब ये कितनी सेल स्टेज हो गई? इसको कहेंगे 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज। क्या यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे पास माइक्रोस्पोर की कितनी माइटोसिस होगी 3 सेल स्टेज बनाने के लिए? 2। क्लियर? ठीक है, जल्दी बना लो। वेजिटेटिव सेल 2 होते नहीं, एक होता है बेटा। एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ये 2 सेल स्टेज है। 3 सेल स्टेज में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लिया। बाहर वाली लेयर एक्साइन, फिर एंटाइन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जनरेटिव सेल। क्लियर है? जल्दी बताओ। एक्साइन वाला रिपीट कर देता हूं बेटा। वेजिटेटिव सेल की सबसे बाहर एक लेयर होती है एक्साइन, इसको टेपेटम बनाता है। इंटाइन वेजिटेटिव सेल खुद बनाता है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरेटिव सेल के बाहर भी ये वाली लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेजिटेटिव सेल के बाहर भी है। और इसको हम कह रहे हैं 3 सेल स्टेज। कितनी माइटोसिस हुई है आप समझो? एक माइक्रोस्पोर में अगर मुझे 2 सेल स्टेज बनानी है तो कितनी माइटोसिस हुई है? 1 माइटोसिस। यस और नो? और अगर एक माइक्रोस्पोर से मुझे 3 सेल स्टेज बनानी है, आपको समझ में आ रहा है? 3 सेल स्टेज बनानी है तो कितनी माइटोसिस हुई है? 2। जब तक 2 माइटोसिस नहीं होगी
तब तक 3 सेल स्टेज नहीं बनेगी, 2 मेल गैमेट नहीं बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं? बेटा अनइक्वल डिवीजन कराने के लिए ही लार्ज वैक्यूल आया था। लार्ज वैक्यूल की वजह से, मुझे एक चीज बता दो जरा, खुद से बता जरा, कमरे में जगह नहीं है, तू साइड में बिछा के सोया है क्योंकि वहां चेयर पड़ी है, तो चेयर की वजह से तू साइड में बिछा के सोया है ना। तो ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल है ये बना क्यों है? इसकी वजह से। यस। इंटाइन क्यों बना? कौन बनाता है बेटा? इंटाइन किसकी आउटर लेयर है? वेजिटेटिव सेल की, तो वही बनाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इंटाइन होती है। एक्साइन किसने बनाई है? टेपेटम ने। टेपेटम ने बना के दी है। टेपेटम ने केमिकल रिलीज किया था, वो सबके ऊपर डाला था ऐसे। एक्चुअल में क्या था, पैकेट भर भर के मारे थे, जैसे ऐसे समझो एक गोल जगह है, बाहर की लेयर टेपेटम है, उसने पैकेट बना के फेंके वहां पर अंदर, और वो जाकर बाहर लग गए उस पे माई वेजिटेटिव सेल पे बाहर, तो उसने एक्साइन बना लिया। यस। तो वो पैकेट्स क्या थे? यूबिस ग्रेन्यूल। क्या थे वो? यूबिस ग्रेन्यूल। किसने फेंके? टेपेटम ने। तीसरा सेल कौन सा है भाई? पहला सेल वेजिटेटिव सेल, दूसरा सेल जनरेटिव सेल। यहां पे जब 3 सेल स्टेज की बात कर रहे हैं तो जनरेटिव सेल जो है उसमें 2 मेल गैमेट है। क्या है? 2 मेल गैमेट। तो यदि आपसे कोई कहे कि 3 सेल स्टेज में क्या होगा? वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। 2 सेल स्टेज में क्या होगा? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यस। यस बेटा, इंटाइन में सेलुलोज होता है, इसीलिए इंटाइन इज लाइक सेल वॉल। पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, लाइक सेल वॉल। चले आगे बेटा, इतना नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। लिख लिया? बेटा इरेगुलर शेप है, वो फीचर है, याद करना आपने। तो हमें क्या करना है? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस करना है। ठीक है, आप देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। देखो, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना? कुछ इस तरीके का डायग्राम है। आपको वैक्यूल दिख रहा है? ये दोनों वैक्यूल हैं, फिर एक बड़ा वैक्यूल बन गया, और एसिमेट्रिक स्पिंडल है, उसकी वजह से एक छोटा और एक बड़ा सेल बना हुआ है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले बताओ, ये दिख रहा है, एक बड़ा और एक छोटा सेल। यस। ठीक है, अब हमारे पास पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुने, जितने लोगों को डाउट है ये अपने दिमाग में बैठा लो और गलती नहीं करना।
मेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू पॉलन ग्रेन होता है। मैं क्लियरली लिख रहा हूं, मेल गैमेटोफाइट इज क्या है? पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन या पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसके अंदर मेल गैमेट होता है, इज मेल गैमेटोफाइट। उसके अंदर क्या होता है बेटा? गैमेट होता है। उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? इनसाइड विच हमारे पास क्या प्रेजेंट है? गैमेट्स प्रेजेंट है। इनसाइड विच हमारे पास क्या प्रेजेंट है? गैमेट प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में समझते हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं बाहर। ये वाली जो लेयर है इसको कह रहे हैं एक्साइन, सबसे बाहर। इस वाली लेयर को कह रहे हैं इंटाइन। उसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जहां पर एक्साइन नहीं है, जैसे मान लो जहां पर एक्साइन है ही नहीं, ये जगह, यहां पर एक्साइन एब्सेंट है, इंटाइन है, इस जगह को कह रहे हैं जर्म पोर। जर्म का मतलब होता है कि कुछ डेवलप हो रहा हो, जर्मिनेशन। पोर मतलब यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? पॉलन ग्रेन का। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? लार्ज साइज का है। दिख रहा है सबको? लार्ज साइज दिख रहा है? यस सर। उसके अलावा ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, लार्ज साइज क्यों है? कोई चीज बड़े साइज की है, देखो तो हमने 2 सेल बनाया, आपको समझना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने वो चीज पढ़ी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ोगे तो वहां पर एक बड़ा सेल बनता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई। 2 सेल अनइक्वल डिवीजन इसलिए कर रहे होते हैं ताकि एक को खाना दे सके। तो लार्ज साइज क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ फूड रिजर्व। किसकी वजह से है? हमारे पास फूड रिजर्व की वजह से। उसके अलावा बेटा इसमें इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। इर्रेगुलर शेप का क्या प्रेजेंट है? हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक है ना न्यूक्लियस, तो इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ये चीज समझ में आ रही है? सही है। फूड रिजर्व होता है इसमें, लार्ज साइज का होता है। और यही क्या करता है? इट डेवलप पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब कौन डेवलप करता है? वेजिटेटिव सेल डेवलप करता है। उसके अलावा ये सेल कैसा है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। किससे बना है? माइटोसिस से बना है। अब हम बात करते हैं इस वाले सेल की। ये वाला सेल जो है, जिसको आप जनरेटिव सेल कह रहे हो, जिसमें 2 मेल गैमेट दिख रहे हैं। तो जनरेटिव सेल जो होता है बेटा, इट इज हैप्लॉइड। ठीक है, यस। कैसा होता है? स्मॉल होता है। ये काफी ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यस। और इसके न्यूक्लियस की नहीं, सेल जो है, सेल की शेप स्पिंडल शेप है, ताकि आसानी से इसको किस में भेज सके? पॉलन ट्यूब में भेज सके। ऐसा कुछ करना है, स्पिंडल शेप है। अब क्या होता है? जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। जनरेटिव सेल डिवाइड करता है कैसे? कैसे डिवाइड करता है? माइटोसिस से। क्या देता है? गिव 2 मेल गैमेट। क्या देगा बेटा? 2 मेल गैमेट देगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट। ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में भी बनता था, पर जिम्नोस्पर्म में कई बार 4 या 5 सेल्स तक चले जाते हैं। एंजियोस्पर्म में या तो 2 सेल होते हैं या 3 सेल होते हैं। फाइनली बनना 3 सेल ही होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। फाइनली बनना क्या होता है? 3 सेल होता है। अब जरा समझें इस चीज को। हमारे पास क्या है बेटा? हम डिटेल पढ़ रहे हैं पॉलन की। किसकी डिटेल बता रहा हूं? डिटेल ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की हम डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? इसको हम क्या नाम देंगे? ऑल्सो नोन एज, क्या नाम देते हैं? मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम देंगे इसको? क्या नाम देंगे भाई? पॉलन ग्रेन को क्या नाम देंगे बताओ? पॉलन ग्रेन को क्या नाम देंगे? जल्दी बताओ बेटा। इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस का एज सच मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है, पर न्यूक्लियस इसका फीचर है, इरेगुलर शेप का है। इसका सेल की शेप स्पिंडल शेप होती है। आप देख सकते हो, इसके सेल की शेप स्पिंडल शेप है इसकी। ठीक है,
क्लियर है? पॉलन ग्रेन का एक और नाम ये है, उसका साइज जो दे रखा है बेटा वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसका मतलब ये आंख से नहीं दिखते, है ना? और डिफरेंट डिजाइन होता है इनका। डिफरेंट क्या होता है? कलर और डिजाइन होता है ना? अलग अलग डिजाइन के होते हैं क्योंकि एक्साइन की वजह से डिफरेंट डिजाइन एंड शेप होती है, शेप प्रेजेंट, है ना? पॉलन ग्रेन की अलग अलग शेप प्रेजेंट होती है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास ये एंथर है, ठीक है? ध्यान सुनना, इसमें से जो पॉलन रिलीज होता है, पॉलन रिलीज होता है तो उसको हम कहते हैं मैच्योर पॉलन। क्या बोल देते हैं? मैच्योर पॉलन बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन कब हो जाती है? 2 सेल स्टेज में। पॉलिनेशन अकर इन 2 सेल स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर रिलीज हुआ वो 2 सेल में ही हो गया। अल्टीमेटली उसको तीसरा सेल बनाना है, समझो ध्यान से, बनाना जरूर है, पर 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिनेशन जल्दी हो जाती, मतलब तीसरा सेल बने होने से पहले। इसका सीधा मतलब है कि बिफोर माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, बिफोर माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। अब इस बात से आप यह समझ सकते हो, या तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी नहीं, अगर होगी तो कहां होगी? स्टिग्मा पे गिर के। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इस बात का सीधा मतलब यह है कि या तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस ही नहीं होगी, अगर होगी तो जब स्टिग्मा पे गिर जाएगा। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हो जाती है, बचे हुए 40% में 3 सेल में होती है। बनना 3 सेल ही चाहिए, क्योंकि जब तक 2 मेल गैमेट नहीं बनेंगे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलिनेशन हो जाती है ये 2 सेल स्टेज में हो जाती है। पॉलन ग्रेन का जो साइज है वो कितना दे रखा है बेटा? 25 से 50 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनका डिफरेंट डिजाइन और शेप होती है, इनकी अलग अलग शेप होती है, माइक्रोस्कोप में दिखेगा आपको। क्लियर है? इनके 2 सेल हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव सेल बड़े साइज का, उसमें खाना है। जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट बनाता है। यस, क्या देता है बेटा? मेल गैमेट देता है बाई माइटोसिस से। इतनी बात याद रहेगी? बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि 60% में बेटा सभी में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो थोड़ा सा उस स्टेज में निकल गया कि अभी वो 2 ही सेल थे, जब वो स्टिग्मा में गिरेगा वहां 3 बनाएगा। कुछ पॉलन यहां अंदर ही बना लेते हैं 3 सेल। 3 सेल कौन से? एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। यहां पर 2 सेल स्टेज का क्या मतलब है बताओ? एक वेजिटेटिव सेल एंड एक क्या? एक जनरेटिव सेल। इतनी बात समझ में आ गई? जर्म लेयर नहीं है, जर्म पोर है। अब सुने ध्यान से, जर्म पोर क्या होता है? यहां से पॉलन ट्यूब डेवलप करती है। एक्चुअल में क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब कैसे बनती है? ये जो इंटाइन है ना, ये लाइक सेल वॉल वैसी है, पैक्टिन और सेलुलोज की होती है, पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाती है। तो एक्साइन जो है बहुत हार्ड लेयर होती है। तो क्या होता है, पॉलन ट्यूब किससे निकलती है? पॉलन ट्यूब किससे बाहर आती है? कम आउट, कम आउट कहां से? फ्रॉम जर्म पोर। तो ये जो जर्म पोर है ना, ये वाला देखो, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, एक से ज्यादा जर्म पोर होते हैं। पर पॉलन ट्यूब जो है वो तीनों से भी निकल सकती है, पर किसी एक में मेल गैमेट होता है। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास, मान लेते हैं, आप समझो इस चीज को, मान लेते हैं हमारे पास, सिंपल सिंपल समझाऊंगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इर्रेगुलर शेप का क्या है? वेजिटेटिव सेल है। मान लेते हैं इसमें माइटोसिस हो गई है। अब ये इंटाइन है, ये अपने पास क्या है? इंटाइन है। मान लेते ये इंटाइन है, और इसके बाहर ये जो है ये एक्साइन है जिसपे डिजाइन बना हुआ है। ऐसे ये एक्साइन है, अलग अलग कलर की होती है ऐसे, ये एक्साइन है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? एक्साइन है ऐसे। और ये हमारे पास क्या थी? इंटाइन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये लेयर क्या थी? हमारे पास इंटाइन है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं
कि जैसे हमारे पास ये इंटाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे ये इंटाइन है, एक्साइन है, सॉरी ये एक्साइन है, ये एक्साइन है, ठीक है। मैं ये आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये जर्मपोर है, यहां भी जर्मपोर है, आप देख पा रहे हो, यहां पर भी जर्मपोर है, तो पॉलन ट्यूब यहां से भी बन सकती है, यहां से भी बन सकती है, यहां से भी बन सकती है जहां एक्साइन नहीं है, लेकिन ये दो मेल गैमेट इन तीनों में से किसी एक में आएगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट होना चाहिए। तो इंटाइन जो है यही पॉलन ट्यूब बनाती है। इंटाइन जो है ये पॉलन ट्यूब को कौन बनाता है? इंटाइन बनाता है। पॉलन ट्यूब बाहर कहां से आती है? इस पोर से जहां एक्साइन एब्सेंट है। यस, पॉलन ट्यूब कम आउट फ्रॉम, कहां से बाहर आएगी? जर्म पोर से। और जर्म पोर कौन सी जगह है? जहां पर क्या एब्सेंट है? एक्साइन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? एक्साइन एब्सेंट है। क्लियर है बेटा? जर्म लेयर नहीं है, जर्म पोर है, लेयर नहीं बोला मैंने। क्लियर है? क्या गैमेटोफाइट आउटसाइड एंथर डेवलप कर सकता है? हाँ कर सकता है, उसको जितना खाना चाहिए उसमें है, वेजिटेटिव सेल में कर सकता है। नॉर्मली क्या है कि हम यहां पर इस पॉलन ग्रेन को डिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर से पॉलन की जो डेवलपमेंट हो रही है वो एंथर के अंदर ही हो रही है, चाहे 2 सेल तक हुई हो। आप में से एक बच्चे ने सवाल पूछा, उस सवाल को आंसर कर रहा हूं। बच्चे ने सवाल पूछा है क्या ये, हाँ मतलब डेवलपमेंट क्या यहां से निकल के भी हो सकती है। एक्चुअल में क्या है, कुछ कोचिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, आप में से कितने लोगों को इन विवो और इन विट्रो का मतलब पता है? इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन, इन विट्रो मतलब बाहर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट पार्शली इन विवो है, मतलब एंथर के अंदर 2 सेल तक बन जाता है, बाकी बची हुई डेवलपमेंट बाहर हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे पास जितना खाना चाहिए उतना खाना वेजिटेटिव सेल के पास है, लेकिन शुरुआती डेवलपमेंट के लिए माइक्रोस्पोर से वेजिटेटिव सेल बनाने के लिए जो खाना चाहिए वो टेपेटम ने प्रोवाइड किया था नरिशमेंट की फॉर्म में। इस वजह से हम मानते हैं कि पॉलन ग्रेन इज डिपेंडेंट, क्योंकि आपने अगर प्लांट किंगडम पढ़ा हो, वहां पर पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट होते हैं। यस और नो? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट नहीं है। तो आप सोचो कि एक गैमेटोफाइट हवा से उड़ के जा रहा है, गैमेट नहीं जा रहा है, गैमेटोफाइट जा रहा है। जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता था, एक सिंगल गैमेट जाता था। आपको समझ में आ रहा है? यहां पर पूरा का पूरा गैमेटोफाइट जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? ब्रायोफाइट में पानी से एंथ्रोजॉइड मूव करता था जो गैमेट है, यहां पर गैमेटोफाइट जाता है जो डिपेंडेंट है। क्या इस गैमेटोफाइट की डिपेंडेंट 100% एंथर के अंदर हो जाती है? नहीं, पार्शली डेवलपमेंट उसकी कहां होती है? एंथर के अंदर, बाकी स्टिग्मा पर होती है। क्लियर है? बनती बहुत सारी पॉलन ट्यूब है, काम एक ही करती है, आगे डेवलप एक ही करती है। सर क्या खा रहे हो? भूजा मक्के का, देखा तुमने? ऐसा इस तरह का भूजा है ये वाला, पता नहीं तुम लोग को पता होगा कि नहीं। ऐसे वाला गांव में होता है ये मक्का ऐसा, पता नहीं पता होगा कि नहीं। कैसे बच्चे हो सर? आप नहीं खाते वो पिज्जा बर्गर? खाता हूं कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं। चले आगे। कॉर्नफ्लेक्स तो बेकार होता है यार, ये उससे अच्छा है। पीते हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक कभी कभी पीते हैं, पर अब नहीं। मतलब देखो मैं चीजें संभाल के करता हूँ भाई बहुत। नहीं
मक्का बोला जाता है, मकई, जोनरी, जोनरी के भूजा बा, भोजपुरी वाले जानते होंगे। नहीं पी रहा था गधा, डेली समर में पी रहे थे। नहीं नहीं, चले आगे बेटा। बेटा एमडी सर बोलते तो है, लेकिन एमडी सर ने देखा मुझे बहुत कम होगा ना, मैं घर पे भी रहता हूँ तो। हाँ, बना लो। एमडी सर से पूछा नहीं कौन ज्यादा हेल्दी है, जल्दी करो, जल्दी बना लो, आगे चलते हैं। जल्दी करो बेटा, लिख लें। चले आगे बेटा। चले, आ जाओ, मैं आपके डाउट बताता हुआ चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा चीजें। मैं चाहूंगा कि आपको एक्साइन और इंटाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, है ना। एक्साइन क्या होती है, इंटाइन क्या होती है, उसके लिए मैं एक बार पोलन गेन बना देता हूं आपके लिए। ये मेरे पास एक पोलन गेन है जो इसकी इंटाइन है। आपको पता है इसके अंदर मेरे पास ये क्या होगा बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दिख रहा है सबको। और ये मेरे पास एक्साइन है, ये मेरे पास ऐसे एक्साइन है। कहीं कहीं पर एक्साइन नहीं है जहां पर जर्म पोर है। यस, जहां पर जर्म पोर है वहां पर एक्साइन नहीं है। आपको पता है ये एक्साइन है। एक्साइन में डिजाइन होता है काफी कुछ, ऐसा चीज है। ठीक है, मैं आपसे कुछ कुछ चीजें बोलता चलूंगा, ध्यान से सुनना। एक्साइन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। किसके बाहर है? ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन और पोलन ग्रेन एक ही बात है, इसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये इनर टू एक्साइन होती है, इनर टू एक्साइन होती है। यस, अब कौन बच्चा बताएगा ये किसकी बनी हुई है? एक्साइन किसकी बनी हुई है? खास तरह का लिपिड होता है। ये बनी हुई है किसकी? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। एक खास तरह का लिपिड होता है बेटा, एक खास तरह का क्या है? लिपिड है। यस, इंटाइन किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ किसकी? पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है सर, अब मुझे बताओ एक्साइन और इंटाइन में से कौन कंटिन्यूअस है? ये वाली लेयर क्या है? कंटिन्यूअस लेयर है। ये वाली क्या है? नॉट कंटिन्यूअस है। ये उतनी कंटिन्यूअस नहीं है, डिजाइन होता है इस पर, और दूसरा छेद तो होता ही है। तीसरी चीज आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक्साइन को कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। तो टेपिटम क्या है? टेपिटम प्रोड्यूस करता है एक्साइन को, प्रोड्यूस एक्साइन। सही है, इसका मतलब एक्साइन का नेचर, एक्साइन का नेचर स्पोरोफिटिक है, मतलब एक स्पोरोफाइट ने उसको बनाया है। तो एक्साइन का नेचर क्या है? स्पोरोफिटिक है। क्योंकि टेपिटम खुद से कैसा होता है बेटा? टेपिटम खुद से 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। इंटाइन को किसने बनाया? वेजिटेटिव सेल ने। इंटाइन प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव सेल, इंटाइन प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव सेल। किसने बनाया? वेजिटेटिव सेल ने। इस वजह से इंटाइन का नेचर गैमेटोफिटिक है।
इंटाइन का नेचर क्या है बेटा? गैमेटोफिटिक है। क्या इस बात में कोई दिक्कत आ रही है आपको? ये बता दो जल्दी से, इस बात में कोई दिक्कत आ रही है? एक पूछ रहा सर ताड़ी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? गधा बच्चे, ये वाली बात समझ में आई है कि ये चीज डीप बात है, क्योंकि टेपेटम खुद एक स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, इसलिए एक्साइन को एक डिप्लॉयड टिश्यू ने बनाया है। इंटाइन का नेचर क्या है? गैमेटोफिटिक है। क्यों? क्योंकि उसको एक हैप्लॉइड सेल ने बनाया है। ये कैसा सेल है? हैप्लॉइड है। कैसा सेल है? हैप्लॉइड है। एक्साइन का बहुत रोल होता है बेटा, एक्साइन का मेन रोल होता है प्रोटेक्शन। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि उसके अंदर गैमेट है, तो रोल क्या है? प्रोटेक्शन। रोल क्या है? प्रोटेक्शन। इसीलिए इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है। इंटाइन क्या करती है बच्चे? इंटाइन क्या बनाती है? गिव पॉलन ट्यूब। क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब बनाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्साइन जो है वो किसकी बनी हुई है? एक्साइन किसकी बनी हुई है? उसमें मैक्सिमम स्पोरोपोलेनिन होता है, तो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा स्पोरोपोलेनिन ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मेटल है, क्या है? तो स्पोरोपोलेनिन ऑर्गेनिक चीज है, तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है बेटा? कोई भी कंपाउंड क्या है, या तो डाइजेस्ट नहीं हो सके या कोई एल्कली एसिड, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पोरोपोलेनिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग एल्कली उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, टेम्परेचर हाई वो उसको इंपैक्ट नहीं कर सकता, एंड एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। नो एंजाइम, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके। इसका मतलब क्या है? पहले जरा समझने की कोशिश करो। नेचर को यह पता था कि एंथर में से पॉलन ग्रेन को उड़ के जाना है, उसको गिरना है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गिरना बहुत ही मुश्किल काम है। आपसे मैं अगर एक बात कहूं कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकले और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, इसके कितने परसेंट चांस है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। मान लेते हैं 10 चीजें हैं, एक आपकी टेबल है, एक आपका सर है, एक चेयर है, एक खाने का बर्तन, ऐसे करके 10 चीजें, उनमें से एक फ्लावर है, तो 1/10 चांस हो गया। इसका मतलब नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, उनमें से फ्लावर पे गिरे, ये बहुत रेयर चीज है। तो नेचर ने कहा कि एक काम करते हैं, इन पॉलन ग्रेन जो है ना हमारे पास, ये जो पॉलन ग्रेन है, इनको इंसेक्ट के थ्रू ले जाते हैं। तो इंसेक्ट क्यों ले जाएगा? फ्री में नहीं ले जाएगा। तो उन्होंने फ्लावर में नेक्टर बनाया और इंसेक्ट को बुलाया, और इंसेक्ट के पैर में पॉलन ग्रेन चिपका दिए। इंसेक्ट की खास बात क्या है कि वो फ्लावर टू फ्लावर जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है फ्लावर से तुम्हारे सर पे बैठेगा, ऐसा तो नहीं है। तो नेचर ने क्या किया? इंसेक्ट को इवॉल्व करा। इसका मतलब क्या है? आप अपने एवोल्यूशन की किताब पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है कि हमारे पास इंसेक्ट और एंजियोस्पर्म साथ में इवॉल्व किए हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते थे, जिम्नोस्पर्म में तो नहीं होते थे। तो इंसेक्ट और एंजियोस्पर्म साथ में इवॉल्व करें। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ नेचर ने कर लिया कि ठीक है, इंसेक्ट को बोलेंगे तू लेकर जा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो आपको ऑप्शन मिले कि तू एक काम करो, ये बहुत जरूरी चीज है, पैसा लेकर जाओ और वहां दे देना, तुमको लगेगा ना कि यार कुछ यूज कर लेते हैं। ऐसे ही नेचर ने देखा कि कहीं इंसेक्ट खा ना ले इसे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उसको रेजिस्टेंट बना दिया। कैसे बना दिया? उसको रेजिस्टेंट बना दिया, उस पे ना एसिड का फर्क पड़ेगा, ना एल्कली का पड़ेगा, ना, आपको समझ में आ रहा है, ना एसिड का, ना एल्कली का, ना एंजाइम का, ना टेम्परेचर का। उसको ऐसा रेजिस्टेंट बना दिया, क्या डाल के? एक्साइन डाल के। उसकी वजह से अगर वो कहीं और भी गिरेंगे तो कुछ टाइम तक सरवाइव कर जाएंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगली पीढ़ी के लिए गैमेट प्रेजेंट है। तो हमने नंबर तो बना दिए, खूब पॉलन बनाते हैं, नंबर बना दिए, पर उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। उसका जो कैरियर है इंसेक्ट, उससे भी उसको बचाना, नहीं तो वो खाने लग जाएगा ना, उसको लगेगा वाह पॉलन खाने को मिल गए। तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट खाते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ इंसेक्ट खाते हैं कुछ टाइप के पॉलन को, पर अगर वो सारा ही खा लेंगे तो जीरो हो जाएगा पॉलन।
तो कहीं ना कहीं नेचर ने एक ऐसे मटेरियल से एग्जाइन बनाया है जो रेजिस्टेंट है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर को क्या जरूरत थी कि उसको हनी बनाने की, इंसेक्ट के लिए नेक्टर बनाने की। भाई तू नेक्टर खाएगा तभी तो करेगा पॉलिनेशन। तो नेचर ने देखा कि जब एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनाए तो फ्लावर में कलर दे दो, फ्लावर में स्मेल दे दो, नेक्टर दे दो, आएगा, इंसेक्ट ले जाएगा, पर वो खुद ही ना खा जाए, तो हार्ड बना दो कुछ। ये बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने उसको हार्ड बनाया। इसी वजह से आप समझे ध्यान से, ड्यू टू एक्साइन पॉलन फॉसिल में प्रिजर्व हो सकते हैं। ड्यू टू एक्साइन पॉलन क्या हो सकते हैं? पॉलन कैन बी प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स, प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। मान लेते हैं बहुत सारे पुराने फॉसिल्स में से बहुत सारे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं, क्योंकि पॉलन को देखो आपको समझना पड़ेगा, फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान लेते हैं अगर हम देखें कि बोन खराब नहीं होती आसानी से, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए तो हड्डियां मिलती हैं, तो डेड रिमेन्स। तो एक्साइन की वजह से पॉलन क्या है? फॉसिल्स में रह जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बेटा पॉलन ग्रेन एथलीट खाते हैं, तूने अपने यहां आसपास कौन से एथलीट को पॉलन ग्रेन खाते देखा? पॉलन ग्रेन एथलीट कैसे खाते हैं? फूल खाते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा ना। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि पॉलन ग्रेन जो है कुछ प्रोडक्ट को खाते हैं जो पॉलन से बनता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। मैंने तो नहीं बोला लोहा है, ये हार्ड तो नहीं है। तो तुम फ्लावर में से पॉलन इकट्ठा करो, उसको पीस लो, खा लो, उसे क्या दिक्कत है? पीस तो जाएगा ना, टूट जाएगा, लेकिन एसिड उसे खराब नहीं कर सकता, एल्कली उसे खराब नहीं कर सकता, टेम्परेचर उसको खराब नहीं कर सकता। मैं हार्ड नहीं कह रहा हूं, रेजिस्टेंट कह रहा हूं। समझ आ रहा है? तोड़ सकते हैं उसको यार। तो बहुत सारे आप पॉलन इकट्ठा कैसे करेंगे? एक तरीका और हो सकता है, हनी में पॉलन होता है। जैसे मान लो आपको पता करना है ना असली हनी, तो कोई भी असली हनी बिना पॉलन के नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हनी किसने इकट्ठा किया? हनी बी ने। तो हनी भी पॉलन भी तो साथ में लाई होगी। अच्छा हनी वो होता है जिसमें 50% से ज्यादा पॉलन अलग अलग फ्लावर के हो, है ना। बहुत सी ऐसी कंपनियां कहते हैं हमारा ओरिजिनल हनी है, तो उसमें शुगर होता है, क्योंकि उसमें पॉलन नहीं होगा। अब समझ में आया? भाई मैं कह रहा हूं तूने एग्जाइन तोड़ दी, डिस्ट्रॉय कर दी, इसको तोड़ दे, उसमें से तो अंदर मान ले अगर ये गोल स्ट्रक्चर है, यहाँ एंजाइम काम नहीं कर रहा है, टूट गया, तो अब तो काम कर लेगा एंजाइम अंदर। ठीक है बेटा, स्पोरोफाइट का मतलब समझ। तेरे घर के बाहर जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। टेपेटम एक डिप्लॉयड टिश्यू है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पॉलन ग्रेन के बाहर जो एक्साइन है, ये एक्साइन है, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है टेपेटम ने। इसको किसने बनाया है? टेपेटम ने बनाया है। टेपेटम खुद डिप्लॉयड है, एक्साइन तो केमिकल है ना, तो एक डिप्लॉयड लेयर ने एक्साइन को बनाया, तो इसका नेचर स्पोरोफाइट हो गया। इंटाइन को बनाया वेजिटेटिव सेल ने, तो वेजिटेटिव सेल खुद डिप्लॉयड है, तो इसका नेचर क्या हो गया? गैमेटोफाइट नेचर हो गया। अगर पॉलन को प्रिजर्व करेंगे तो इतना खाना कहां से आएगा कि गैमेट के लिए? बेटा पॉलन को प्रिजर्व करने का मतलब है इनएक्टिव स्टेट में रखना। मेरी बात समझ। अगर अगर मुझे पॉलन को 2 लाख साल तक प्रिजर्व करना है तो मुझे उसे इनएक्टिव स्टेट में करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप एक्टिव स्टेज में प्रिजर्व नहीं कर सकते। यस बेटा, यूबीज ग्रेन्यूल क्या है? मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है मेरे पास, देखो बिस्किट भी रखता हूं मैं, ऐसा नहीं है। तो ये बिस्किट है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है जिसमें बिस्किट है, वो मतलब तरीका यूबीज ग्रेन्यूल है, वो कंटेनर मान लीजिए, उसके अंदर वो केमिकल होगा स्पोरोपोलेनिन। तो यूबीज ग्रेन्यूल एक ग्रेन्यूल है जिसमें वो स्पोरोपोलेनिन है, उसको जाकर एक्साइन पे लगाते हैं। तो एक तरीके से एक जैसी बात हुई। एक्साइन 2n बेटा, एक्चुअल में सेल होता तो मैं 2n लिख देता। मेरी बात सुनो, मैं एक्साइन की अगर तुमसे कोई प्लॉइडी पूछ ही ले, मान लो कोई शैतान टाइप का एग्जामिनर आ जाए, पूछ ले एक्साइन हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड बोल दो। पर एक्साइन लेयर है, केमिकल है, इसका नेचर स्पोरोफिटिक है। नेचर क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड टिश्यू ने बनाया। यस यहां तक क्लियर है बेटा?
बेटा एंजाइम को नो एंजाइम, अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट स्पोरोपल, पूरा लिख देते हैं, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिन। चले बना लो। लिख लिया बेटा? ये देख लो सारा कुछ लिखा हुआ है। दिख रहा है? फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। अब इंटाइन थिन और कंटिन्यूस लेयर है, किसकी बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन की। पॉलन ग्रेन में साइटो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर होती है इंटाइन। यस, ये 60% वाला मिल गया हमें। ये कई बार आया भी है बेटा 60% वाला। आप देखो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हार्ड लेयर को क्या बोल रहे हैं? एक्साइन। किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की। विद स्टैंड का मतलब झेल जाना, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब एक बड़ा छेद होता है जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उसे जर्मपोर कहते हैं। एक्साइन लिख लो या स्पोरोपोलिन लिख लो। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड। भाई हम नहीं कर रहे हैं, फॉसिल में रह जाता है ना। एक्साइन एग्जिबिटिंग फैसिनेटिंग अरे, अरे का मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न अलग अलग पैटर्न, मतलब एक्साइन जो है अलग अलग पैटर्न की होती है, कभी ऐसी हो गई, कुछ ऐसे हो गई, ऐसे इस तरीके से, मतलब अलग अलग पैटर्न और डिजाइन की होती है एक्साइन, क्योंकि उसको कौन बना रहा है? एक तरीके से वो बना रहा है। यस, चलें आगे बेटा। देखो ये अलग अलग आपको दिखे हुए पोलन ग्रेन, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ऐसे शेप के हैं पोलन ग्रेन, ऐसे शेप के हैं, इस तरह के हैं। पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। यस, चलें कुछ छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, वो बताने जा रहा हूं। बताऊं? यस बेटा, इनएक्टिव स्टेज का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, जैसे मैं आपको एक कोशिका दे देता हूं, मैं कहता हूं कि इसको आपको प्रिजर्व करना है, इसको 200 साल तक रखना है। आप किसी सेल को 200 साल तक जिंदा करके प्रिजर्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? उसे मारना भी नहीं है, प्रिजर्व करना है। तो आप क्या करो, कुछ ऐसा कर दो जिससे उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। जैसे कि आपने उसको एक टेम्परेचर पे रख दिया -196 पे। तो यदि किसी चीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो आपको ऐसी कंडीशन में रखना पड़ेगा जहां पर उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स मान लो कहां मिलेंगे मुझे? ठंडी जगह मिल जाएंगे, या पत्थरों के बीच में कहीं ऐसी जगह पॉलन ग्रेन पड़ा हुआ है, वो फॉसिल में मिल जाता है मुझे। तो क्योंकि पॉलन ग्रेन के बाहर तो हार्ड लेयर है, यस और नो, क्लियर है? तो मैं प्रिजर्व नहीं कर रहा हूं, वो तो नेचर कर रही है। ठीक है, चले आगे। यस, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा,
सबसे पहला टॉपिक है पॉलन एलर्जी। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एलर्जी क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज से हमारी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स कर जाए। मेरी बात समझना ध्यान से। बॉडी के बाहर कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर आए और बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो जाए। तो हमारे पास क्या होता है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। कुछ प्लांट के पॉलन जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, सम प्लांट्स के जो पॉलन है जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। जो किससे पॉलिनेटेड होते हैं? विंड से। वो क्या होते हैं बेटा? वो इनहेल हो सकते हैं, कैन गेट इनहेल। आजकल बहुत चल रहा है PM 2 पॉइंट, ये सारा तो उनका साइज ही माइक्रोमीटर में होता है। गेट इनहेल एंड कॉज सेवरल सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे ब्रोंकाई का इंफेक्शन, तो उसको हम कहते हैं अस्थमा कर सकते हैं। यस, डीप जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आप मुझे बताओ, ये पॉलन ग्रेन इतना बड़ा है और ये छोटा है, कौन सा वाला हमारी सांस में ज्यादा डीप जाएगा? जितना छोटा। हवा से उड़ने वाले पॉलन, अब ऐसा तो नहीं कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड वाला पॉलन तुम्हारी नाक में, इंसेक्ट नाक में थोड़ी घुस जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे पॉलन ऐसे हवा में है। कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे पॉलन होते हैं जब हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं तो ब्रोंकाई जो है और एल्विलाई वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। उसको हम पॉलन एलर्जी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब नॉर्मली पॉलन एलर्जी विंड पॉलिनेटेड वालों से होती होगी। वो साइज में छोटे होते होंगे और उस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज्यादा हवा में होते होंगे। जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं पहाड़ों में, वो क्या है अचानक से बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, वहां भी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर वो अस्थमा ब्रोंकाइटिस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है, ये एक प्लांट है जिसका नाम पार्थीनियम है। पार्थीनियम जो है उसका कॉमन नेम है कैरेट ग्रास। अब ये कैरेट ग्रास कैसे आया था इंडिया में? ये क्या है? इट इज अ वीड। ये क्या है? एक तरह का अनवांटेड प्लांट है। आप देखोगे इस तरीके का दिखता है ये कैरेट ग्रास। इट इज अ वीड। ये कैसे आया था? कम अलोंग विद इंपोर्टेड वीट। इंपोर्टेड वीट एज कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट क्या होता है बेटा? हमने यूएसए से गेहूं मंगाया था तो उसके साथ इसके बीज गलती से एज अ कंटेमिनेशन आ गए थे। अब ये सारी जगह फैल गए, सब जगह फैल गया। और इसके जो वो है ना, क्या नाम है, पॉलन ग्रेन, वो सांस के साथ प्रॉब्लम करते हैं। तो ये विंड पॉलिनेटेड होता है ये वीड के पॉलन, और ये सांस के साथ अंदर जाते हैं। ऐसे और भी होते हैं, चिनोपोडियम, और भी। तुम्हारी एनसीईआरटी देती है कैरेट ग्रास को। एक्चुअल में क्या होता था, जब हम आजाद हुए थे, देश हमारा आजाद हुआ था, तो हमें गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हम बहुत सारा गेहूं यूएसए से भी मंगाते थे। उसके साथ इसके बीज आ गए, किसके? कैरेट ग्रास के। सर चेक नहीं करते? कैसे चेक करेंगे बता मुझे जरा, कितनी पॉसिबिलिटी आप चेक कर पाएंगे? इंसान तो हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे चेक कर पाएंगे? ठीक है, तो वो आ गया, अब वो फैल गया सब जगह। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फील्ड में फैला हुआ है। आपको आसानी से इस तरीके का एक पौधा दिख जाएगा जिसकी लीफ ऐसे गाजर जैसी कुछ कटी कटी सी लीफ होती है ऐसी, और उसमें व्हाइट कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं ऊपर ऐसे, इस तरीके से। उसको कहते हैं कैरेट ग्रास। यस, पार्थीनियम कहते हैं। और ये क्या है बेटा? ये क्या करता है? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम करता है। तो देखो क्या लिख रहा है, सिवियर एलर्जीज। सिवियर एलर्जीज। अच्छा, एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम ज्यादा, मान लो मेरे पास ये ह्यूमन है, मेरे पास ऐसे, प्रॉब्लम यहां की नहीं है ज्यादा कि ऊपर वाले ट्रैक्ट में। अगर डीप जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, PM 2.5 और PM 10 में से नुकसान किससे ज्यादा होगा? PM 2.5 से, क्योंकि वो छोटा है। जितना छोटा होगा वो एल्वेलाई में डीप जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? तो यहां लिखा हुआ है सिवियर एलर्जी, क्रोनिक। क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा। जब भी बेटा डीपर लंग्स की प्रॉब्लम होगी, वो अस्थमा ब्रोंकाइटिस ऐसी होती है पार्थीनियम से।
ये कंटेमिनेटेड आया था किसके साथ, हमने गेहूं मंगाया था, और ये यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस मतलब, नाउ यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मतलब यूबिक्यूटस है, इसका क्या मतलब होता है, फैल गया सब जगह, स्प्रेड एवरीवेयर, सब जगह मिल रहा है। जैसे सबसे ज्यादा इंडिया में क्या मिलते हैं, यूबिक्यूटस, गधे, है ना, हर जगह है, हर मोड़ पे समझदार गधे। कुछ बोलो कुछ समझेंगे नहीं। चलो नोट करो इसको फटाफट से, आगे चलते हैं। अच्छा, अब डीपीपी 1 सॉल्व कर सकते हैं, यस। कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हो, यस। चलो बनाओ जल्दी से, आगे चलते हैं। पॉलन एलर्जी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक छोटे 4 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, एक पॉलन एलर्जी लिख लो, फिर हम बता रहे हैं आपको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, यस। विनीत, फिजिक्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स अच्छी करनी पड़ेगी बेटा, यस। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट आपको नहीं चाहिए। गेहूं के खेत में कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपको नहीं चाहिए, हाँ सर होंगे, उन्हें वीड कह रहे हैं। हो गया बेटा, नेक्स्ट करें बेटा, है नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट, मेरी बात सुने ध्यान से। क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन जो है एक्चुअल में रिच सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो आपको पता है उसमें वेजिटेटिव सेल में रखा जाता है। तो रिच सोर्स हैं किसके, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रिच सोर्स होते हैं, है ना। रिच सोर्स होते हैं किसके, पॉलन ग्रेन क्या है बच्चे, रिच सोर्स है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, सच एज एंटीऑक्सीडेंट। हमारे पास काफी ज्यादा क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है इनसे। मुझे क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है इनसे। देखो आपको समझना पड़ेगा, अगर एथलीट को वो चाहिए, क्या नाम है, खाना चाहिए, तो रोटी खाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए नहीं खाते ये लोग पॉलन ग्रेन, ये खाते हैं कि अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं, क्या, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एथलीट एंड हॉर्सेस। जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, है ना, रेस हॉर्सेस होते हैं उनकी और एथलीट की। अब नॉर्मल हॉर्स को क्यों खिलाएंगे हम लोग, बताओ मुझे। मान लो उसको हमें क्या करना है, नॉर्मल हॉर्स है जिससे ईटा उठवाना है, तो उनको मैं क्यों खिलाऊंगा, क्या फायदा होगा मुझे। रेस हॉर्सेस की बात हो रही है ना, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में किया जाता है, ठीक है। अभी यहां भी थोड़ा बहुत चालू होगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये अवेलेबल होता है बेटा कई फॉर्म में, अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ सिरप आ जाएगा, इसका टैबलेट्स आ जाएंगी, है ना, और डायग्राम के अंदर बना हुआ है शेक्स आ जाते हैं, है ना, क्रीम्स आती हैं लगाने के लिए, है ना, बी पॉलन नाम से आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, यहां पे परफॉर्मेंस इंक्रीज लिखा है, प्रोटीन के लिए नहीं खा रहे हैं इसे, ठीक है, फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सिरप खा रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। क्लियर है, रेस हॉर्सेस के लिए यूज कर रहे हैं, नॉर्मल हॉर्सेस के लिए हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन की, लिख लो बेटा, उसके बाद वायबिलिटी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वायबिलिटी बता रहा हूं, लिख लो इसको, वायबिलिटी बता रहा हूं कैसे टैबलेट बनाते होंगे, क्रश करके। यस, यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। नहीं, इंग्लैंड में नहीं खाया जाता, अब इंडिया में भी खाया जाता है, इंडिया में भी बेवकूफों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। देखो बेटा क्या होता है, जो चीज नेचुरल नहीं है वो ज्यादा बेनिफिट करेगी नहीं, इसके अलावा बहुत सी हर्ब्स हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आओ, तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन की हम लोग बात कर लेते हैं, खाते हैं लोग, खाने तो कोई बात नहीं। वायबिलिटी ऑफ पॉलन का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हमारे पास एंथर है, पॉलन गेन यहां से निकला, 10 दिन हो गए खराब नहीं हुआ, 20 दिन हो गए खराब नहीं हुआ, खराब होने का मतलब पॉलन ट्यूब बना सकता है कि नहीं। तो वायबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम है अप टू विच pollen grain can germinate and form pollen tube, form pollen tube after pollination। मैक्सिमम टाइम कब तक, वो मान लो 20 दिन बाद तक बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ प्लांट के पॉलन 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं, वो पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। क्या होता है कि कई बार वो इधर गिर गए, वहां से उठ के कहीं और चले गए, पॉलन ट्यूब बना सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे मेरे पास पैडी हो गया, पैडी को बोलते हैं धान को, वीट हो गया, इनकी क्या है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है, मतलब इनके पॉलन जल्दी ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करते। कितनी होती है, हाफ एन आवर, कितनी होती है, हाफ एन आवर होती है, यस और नो। और मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ये हमारे पास पैडी और वीट है, आप समझे ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है, शॉर्ट वायबिलिटी है, क्लियर है, जो हाफ एन आवर है, सही है, हाफ एन आवर है, क्लियर है, हाफ एन आवर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, उसके बाद पैडी और वीट हो गया जिसमें शॉर्ट वायबिलिटी हाफ एन आवर की। उसके बाद मेरे पास आ गया रोजेसियाई, सोलेनेसी और एक लेग्यूमिनोसासियाई। इनके पॉलन, पॉलन मंथ्स तक सरवाइव करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पॉलन निकल गया वहां से, एंथर से, तो कई कई मंथ्स तक पॉलन ट्यूब बना सकता है। इसे कहते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब है एक बार एंथर से निकल गया, कितने टाइम तक, मान लो उसको कंडीशन मिल गई आज ही पॉलन ट्यूब बना देगा, 20 दिन बाद भी बना देगा, लेकिन 1 महीने के बाद उसको कंडीशन मिलेगी तो भी नहीं बनाएगा, इसका मतलब वायबिलिटी 1 महीने का हो गया, ये मैक्सिमम टाइम है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार एंथर से निकल गया, मैक्सिमम टाइम कब तक वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, जब कंडीशन दे, उसे वायबिलिटी कहते हैं। यार ललन कैसे गधे जैसी बात कर रहा भाई तू,
तू कह रहा है कि सर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, एक तरफ कह रहे हो एलर्जी। भाई मेरी बात सुन ध्यान से, एलर्जी किस चीज की होती, किसी भी चीज की हो सकती है। कुछ लोगों को बैगन से एलर्जी है, तो इसका मतलब बैगन फिर नुकसान करता है, सबको क्यों नहीं करता? अरे भाई एलर्जी तो क्या है कि बाहर की कोई भी चीज धागा तक एलर्जी कर देता, वो एक डिफरेंट चीज है, समझ। पर पॉलन के अंदर जो चीजें उसको एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। कहीं का लॉजिक कहीं जोड़ेगा, उससे क्या फायदा होगा? मान ले तू कहते सर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, ऐसे मैंने सुने बच्चे एंटीबॉडीज बनती है, फिर बीमारियां क्यों होती है कि नहीं? सर हेलमेट चला लगा के चलते फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? भाई वो एक चीज है जो प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे भी हो जाएगा अगर कुछ और करेगा तो। नाचने लगे उस पे, बाइक पे। पॉलन बैंक क्या होता है, सुने ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, कुछ पॉलन होते हैं जिनको हमें स्टोर करना पड़ता है, नीड टू बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि वायबिलिटी है ना हमारे पास कम है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको स्टोर करना पड़ता है, सो दैट इट कैन बी यूज इन किस में, इनको हम यूज कर सकें किस में, ध्यान सुनेंगे। सम पॉलन नीड टू बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन सो दैट इट कैन बी यूज कहां इसको यूज कर सके बताओ? इट कैन बी यूज इन, कहां यूज कर सके बताना ध्यान से। इट कैन बी यूज इन प्लांट ब्रीडिंग या और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में, ये मतलब अपनी मर्जी से पॉलन डालते हैं वहां यूज कर सके। तो हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, लैब होती है उनमें पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, नाइट्रोजन पे पॉलन को स्टोर करते हैं, सही है। ये एक तरह का इन विट्रो कंजर्वेशन भी है। इन विट्रो पता है किसी को? नेचुरल कंडीशन से बाहर पॉलन को स्टोर करते हैं किसके अंदर, इन पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक क्या होता है बेटा, आप समझे ध्यान से। बहुत सारे पॉलन की शॉर्ट वाइबिलिटी होती है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो मुझे चाहता हूं कि मैं उसका पॉलन जरूरत पड़ने पर उसी वक्त पॉलिनेट करके आर्टिफिशियल तरीके से कुछ प्लांट बना सके। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कहां पर करते हैं ये करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, खासकर एनिमल्स में करते हैं, जहां पर हम आर्टिफिशियली ट्रांसफर करते हैं उसको, गैमेट्स को। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर अपनी मर्जी से पॉलन डालें। अब उस पॉलन को हम लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे, उसको हम कहते हैं पॉलन बैग। ये एक तरह का इन विट्रो कंजर्वेशन होता है। इन विट्रो समझ में आता है? इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। सृष्टि जितेंद्र कदम, बच्चे समझ आ रहा है? याद कैसे रखे बेटा, वो तो तेरी प्रॉब्लम है ना। 2000 दवाइयों के नाम कैसे याद रखेगी, पैसे मिलेंगे उस वक्त याद रह जाएगा, है ना। याद कैसे रह सकता है रिवीजन करके? और कोई ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नोट्स को तुरंत उसी दिन पढ़ना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पढ़ते। यस, यहीं तक करेंगे आज, कल यहां से आगे चालू करेंगे, क्योंकि प्लांट वाला, सॉरी फीमेल वाला पार्ट कल से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यस, ये एक नोट्स हैं जो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में है इस चैप्टर के। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, इस सिंगल पेज को, पूरा सारा का सारा अब तक का इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसके साथ लगा रहा हूं, आप इसको यूज करें, है ना। और इसके में आपको डोपा भी दे रहा हूं आज, ऑल्दो इसके असाइनमेंट आपको दे दिए, आप इसकी DPP 1 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, क्या सभी पॉलन ग्रेन -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन बहुत लो टेम्परेचर है, वो सारे लिविंग टिश्यू को स्टोर कर सकता है, वो इतना ज्यादा लो होता है। यस, ठीक है। बैक स्लाइड दिखाइए, बिल्कुल दिखा देते हैं, ये रही, नोट कर लीजिए।
चले बेटा, बाय।